आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल जो बात कर रहे थे, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड देन वी हैड 2 exemptions, then we had 4 questions rather. Then now we are having another point, that women director, that we have done women director also. And then women director हम लोगों ने कल पढ़ लिया था मेरा ख्याल है। We did this women director, but just a minute. तो कल तक वुमेन डायरेक्टर के बारे में अपन ने पढ़ा था कि वुमेन डायरेक्टर क्या है, कैसे अपॉइंट होती। तो हमने वुमेन डायरेक्टर के बारे में जो पढ़ा था, दैट कि such class or class of companies as may be prescribed under Rule 3 shall have at least one women director, and मैंने कहा था at least one, and women director on board में हमने पढ़ा था कि following class of company shall have at least one women director: every listed company, every other public company having paid up share capital of 100 crore rupees or more and turnover of 300 crore rupees or more. Now, provided, उसके बाद उन्होंने सेक्शन के अंदर दिया था प्रोवाइडेड फर्दर दैट इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। तो मैंने कहा था कि अपन इसको बाद में कर लेंगे, पर क्या है कि साथ साथ जब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मन हुआ कि यार अभी पढ़ा देता हूं, फिर कैजुअल वैकेंसी जब पढ़ेंगे तब एक बार और देख लेंगे। क्योंकि क्या है, क्वेश्चन सॉल्व जितने जल्दी होते जाएंगे उतना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब आप लोगों से सबसे मेरी रिक्वेस्ट, और वो ये है कि क्या आप लोगों ने सबने अपने आप को ऐप पर रजिस्टर करवा लिया है? क्योंकि अब मैं आपको एमसीक्यू टेस्ट दूंगा और वो एमसीक्यू टेस्ट आपको ऐप पर ही देना पड़ेगा। एटीवी ऐप है अपना, उस एटीवी ऐप पर आपको एमसीक्यू टेस्ट देना पड़ेगा इन सारे सेक्शंस का, और एमसीक्यू टेस्ट का रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिलेगा विथ ऑल योर राइट आंसर्स। तो वो तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद मैं थियोरेटिकल टेस्ट लूंगा, वो अलग। तो लॉ टेस्ट जो अपना अभी चालू होने वाला है, तो लॉ टेस्ट इज फॉर एमसीक्यू। तो वो एमसीक्यू कल शाम तक आपको लोड हो जाएंगे और आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये 30 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने, या 15 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने 2 नंबर के, या 30 एमसीक्यू सॉल्व करने 1 नंबर के। तो 30 एमसीक्यूज का टेस्ट आपका रहेगा, और वो टेस्ट जो होगा वो आपको प्री इंटिमेटेड रहेगा और आपको बोला जाएगा कि इस समय पर आपको टेस्ट देना है, आपको उसी समय पर ये टेस्ट देना पड़ेगा। जो लोग पेन ड्राइव जी ड्राइव पे देख रहे हैं उनके लिए भी, आप जैसे ही इस लेक्चर पर आए, आप आपके हमारे यहाँ जो हेड हैं उनको कॉल कीजिए और उनको कहिए कि मेरा एक टेस्ट जो लेना है वो टेस्ट देना है मुझको, तो आप वो टेस्ट लाइन अप कर दीजिए। तो वो आपको लाइन अप कर देंगे टेस्ट, आप टेस्ट दे दीजिएगा, आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो जीडीपीडी में है वो जब भी आप आते हैं आप उनको बोल दीजिए मेरा टेस्ट लाइन अप कर दीजिए, वो आपको ऐप पे टेस्ट लाइन अप कर देंगे। लेकिन जो लाइव पढ़ रहे उनको तो मैं जब बोलूंगा तब टेस्ट देना होगा, उनका ऐसा लाइन अप वाइन अप नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन कोड में भेज दूंगा। अभी ये बैच फॉर्म कर रहा हूं मैं ऐप पे, उस ऐप पर ये बैच फॉर्म करके उसमें आप सब लोगों को एडमिट कर दूंगा, एंड देन यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। चलिए अभी तो यहां बात करें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर, इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब कैजुअल वैकेंसी, any intermittent vacancy of a women director shall be filled up by board.
Who will going to fill this? It will be filled up by the board at earliest. जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी जो है फिल कर दीजिए सर वैकेंसी, बट लेट मत होइएगा. नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. हाँ जी, तो बहुत क्लियर है. Provided further that any intermittent vacancy of woman director shall be filled by board at earliest, but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. यानी सीधी सी बात है कि कैजुअल वैकेंसी का मैं क्या करूं. एक मिनट, मैं आपको कल जिस पे समझा रहा था मैं उसी पे जाऊं ना, ये तो ठीक है. हाँ, तो मैं वुमेन डायरेक्टर पर कल था और मैं आपको यही समझा रहा था और अपन ने ये लिखा हुआ था, ये मैं आज आपको वो कर रहा हूं. Any intermittent vacancy of women director shall be filled up by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. तो अब जो अपन बात कर रहे हैं immediate board meeting, ये मैंने आपको लिख दिया था कि इसको अपन लेटर में डील करेंगे, बट अभी ही डील कर लेते हैं. चलो, आज सपोज तारीख है 1 जनवरी 21. 31 दिसंबर के बाद जैसे ही 1 जनवरी 21 आया, हमारे एक डायरेक्टर ने, विमेन डायरेक्टर थी, उसने रिजाइन कर दिया. इंटरमिटेंट वैकेंसी हो गई. हमसे कहा जा रहा है जल्दी से जल्दी वैकेंसी फिल करो. हमने कहा जल्दी से जल्दी में मतलब कितना? तो कहते हैं कि या तो आपकी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जब भी हो या 3 महीने जब भी खत्म, दोनों में से जो भी लेटर हो, लेटर यानी बाद में, या तो 3 महीने में कर लो. नहीं बोले मेरी 4 महीने बाद बोर्ड मीटिंग है, हमारी बोर्ड मीटिंग है अप्रैल 15 को और ये चले गए 1 जून जनवरी को, तो ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च, इवन 15 अप्रैल को भी तुम्हारी बोर्ड मीटिंग है, तो तुम उस बोर्ड मीटिंग में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. तुम उस बोर्ड मीटिंग में चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है. देयर इज नो पॉइंट इन दैट. सर हमारी बोर्ड मीटिंग तो अभी हो रही है 15 जनवरी को, पर यार 15 जनवरी को नई वुमेन डायरेक्टर ढूंढ के लाना और अपॉइंट करना थोड़ा मुश्किल है. हाँ, तो फिर एक काम करो, आप 15 जनवरी को मत करो, लेकिन 3 महीने के अंदर कर लेना यार, है ना. सर एक काम करें क्या, ये 15 जनवरी को जो बोर्ड मीटिंग है उसमें तो नहीं करते, लेकिन अगली जो 15 अप्रैल को होगी उसमें कर ले क्या? जवाब दो, पूछा है मैंने तुमसे. एक जनवरी को रिजाइन करके चली गई, 15 जनवरी को एक मीटिंग है और उसके बाद अगली बोर्ड मीटिंग है 15 अप्रैल को. मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी पूछ रही है कि सर 15 जनवरी को तो अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, इतनी जल्दी हमको एलिजिबल वुमेन डायरेक्टर ढूंढना मुश्किल है, तो क्या हम 15 अप्रैल को जो बोर्ड मीटिंग हो रही है उसमें अपॉइंट कर लें? मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, हाँ या ना में जवाब दो.
भाई उसने लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट any intermittent vacancy of woman director shall be filled by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting. तो सर immediate next board meeting कौन सी हुई? 15 जनवरी और 3 months from the date of vacancy whichever is later. तो भाई अब मेरे को तो आप मान के चलो कि आपने बोला है 1 जनवरी का रेजिग्नेशन हुआ है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 1 अप्रैल के पहले पहले मुझको वो वैकेंसी फिलअप करनी ही पड़ेगी. 15 अप्रैल की बोर्ड मीटिंग तक नहीं रुक पाएंगे बिकॉज विच एवर इज लेटर. या तो 15 जनवरी कर लो या 3 महीने कर लो, लेकिन 3 महीने के बाद आप नहीं जा पाओगे, ये समझ के रख लेना. ये ट्विस्ट आपको आ सकता है. तो दिस वॉज लॉ ट्विस्ट रिलेटिंग टू विमेन डायरेक्टर की पहली बोर्ड मीटिंग जल्दी है और दूसरी बोर्ड मीटिंग 3.5 महीने 4 महीने बाद है. तो फिर 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट होना बहुत जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. किसको डाउट है? डाउट है तो पूछो. अनम्यूट करूं? हाँ गौरव पूछो. गौरव पूछो, क्या डाउट है? चलो ठीक है. 15 जनवरी को मीटिंग नहीं हुई या एडजॉर्न हो गई तो क्या होगा? सर बोर्ड मीटिंग 15 नहीं हुई तो क्या करेंगे? किसको पूछना है पहले वो अपना हैंड रेज करे. मुझे यहां पे मॉनिटर पे हैंड रेज दिखेगा, उसके बाद मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा. तो आप हैंड रेज कर दो, फिर मैं अनम्यूट कर देता हूं. तो इंपॉर्टेंट इज कि बोर्ड मीटिंग है ना, जनरल मीटिंग थोड़ी है. ओके हाँ, एडजॉर्न मीटिंग विल बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल मीटिंग, बट वो तो बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं. इसमें क्या एडजॉर्नमेंट है? बोर्ड मीटिंग आज हो गई, कल फिर हो जाएगी. बोर्ड ही तो है, मिल रहा है, मिल लेगा. There's no point in that. चलिए, if there is any doubt, you can ask either by text or by direct question. So, this was intermittent vacancy of women director. अगली बात, क्वेश्चन आया बॉस. क्वेश्चन जो आया वो क्या आया? Let us have the question. SKY लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है. इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट 2013 में एक इंटरमिटेंट वैकेंसी हो गई वुमेन डायरेक्टर की 5 जून 2016 को. तो सर ये वैकेंसी कब हुई? 5 जून 2016 को. ओके. Advise the company to fill the vacancy as per the provision of Companies Act 2013. The board meeting was held on 14th August 2016. अब आप देखिए 14th August 2016. आप हुआ कब? 5 जून 2016 को. आपको कहा इंटरमिटेंट वैकेंसी शैल बी फिल्ड. कब फिल होनी चाहिए इंटरमिटेंट वैकेंसी? बाय द बोर्ड एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी. अब बेटा 3 months बोला है. अब मुझे जनरल क्लॉजेस एक्ट जो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया था उसके हिसाब से यह बताओ कि 5th जून से, फ्रॉम 5th जून है तो फ्रॉम 5th जून में 5th जून एक्सक्लूड होगा कि इंक्लूड होगा? 5th जून की डेट इंक्लूड होगी कि एक्सक्लूड होगी?
ओए लॉ पढ़ रहे हो तुम लोग यार, जल्दी बताओ। 5 जून को वैकेंसी हुई, इन्होंने कहा यहां से 3 महीने के अंदर अंदर, विद इन 3 मंथ्स। तो मुझे बताओ ये डेट एक्सक्लूड होगी कि नहीं होगी? ये एक्सक्लूड होगी, 5 जून एक्सक्लूड होगी। ओके, अब 5 जून एक्सक्लूड करके 3 महीने कितने हुए? 5 जून एक्सक्लूड होगी, यानी 3 महीने के अंदर अंदर। 5 जून एक्सक्लूड करके 3 महीने के अंदर अंदर। 5 जून से 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर। 6 सितंबर नहीं कि 6 सितंबर? 5 सितंबर और 6 सितंबर। पहले तो यहां कंक्लूड करो यार तुम लोग। विद इन 3 months फ्रॉम, within 3 months from the date of such vacancy। तो डेट ऑफ सच वैकेंसी लिख दिया उसने, तो 5th of June है। तो 5th of June जो है वो डेट है। देखो लॉ 2 तरीके से लिखता है, ध्यान देना मेरी बात को, है ना। लॉ ने लिखा है not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy। मान लो यहां पर ये डेट ऑफ सच वैकेंसी नहीं होता और बोल देते कि विद इन 3 months, विद इन 3 months। तो विद इन 3 months जब चालू होता तो बेटा वो चालू होता 6 जून से। क्योंकि जब आपको ये नहीं दिया हुआ कि डेट ऑफ द मीटिंग, तो वो एक्सक्लूड होगी। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या दे दिया, डेट ऑफ द मीटिंग क्या है, 5 जून। तो 5 जून से 3 महीने, तो सर 5 जून से 3 महीने 5 सितंबर। अब मुझे बताओ 5 सितंबर खत्म होने के बाद 6 सितंबर की बात कर रहे हैं कि 5 सितंबर की बात कर रहे हैं? तो दे आर टॉकिंग अबाउट 5 सितंबर। विद इन है ना, विद इन मतलब 5 सितंबर। अप टू बोले तो भी 5 सितंबर। फ्रॉम बोला और डेट नहीं दी तो ये वाली डेट एक्सक्लूड होती। जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है अगर किसी पर्टिकुलर क्लॉज में फ्रॉम और टू दिया हुआ है तो फ्रॉम वाली डेट को एक्सक्लूड करो और टू वाली डेट को इंक्लूड करो। ये जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है। तो ठीक है, आपने इतनी बातें क्यों की सर? इसलिए कि साहब इतनी सारी बातें, क्योंकि यहां पर कंक्लूड करना पड़ेगा। यहां कंक्लूड करना पड़ेगा। एडवाइज द कंपनी टू फिल द वैकेंसी एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। द बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 14th August 2016। तो उनको बोल दो कि या तो आप 14 अगस्त के दिन हो रही मीटिंग के अंदर बंदे को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, या फिर आप चाहो तो 5 सितंबर के पहले कभी भी विमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हो। ये उसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीपी मई 2018 में दिया हुआ है। एक्सेल लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी विद अ टर्नओवर ऑफ 60 करोड़। अब तुमने जब लिस्टेड ही बोल दिया तो टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं। कंपनी ने अपॉइंट किया आर एज वुमेन डायरेक्टर ऑन 15th March 2017। 1 मिनट, 1 March 2017 को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट हो गए। मिसेस आर ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ 12 कंपनीज इंक्लूडिंग पब्लिक कंपनी। ये मैक्सिमम डायरेक्टरशिप पे प्रॉब्लम है, इसको अभी अपन को सॉल्व नहीं करना है। अगला वाला प्रॉब्लम लेते हैं। Examine the validity of the following appointment with reference to the provision of the Companies Act 2013. The board of director of MNP Limited appointed Miss Neha as a woman director in the board meeting held on 10th September 2014. The said appointment was made to fill the vacancy of the women director.
which had occurred as a result of resignation of Miss Sheila on 30th June 2014. Will your answer will differ if the board meeting of the company will be held in November 2014? Again कैजुअल वैकेंसी पर उन्होंने प्रॉब्लम दे दिया. विमेन डायरेक्टर ने रिजाइन कब किया? विमेन डायरेक्टर ने रिजाइन किया 30 जून 2014 को. 30 जून 2014 से 3 महीने यानी 30 जुलाई, 30 अगस्त और 30 सितंबर यानी 30 सितंबर के तक आप अपॉइंट कर सकते हो, या उससे पहले आपकी बोर्ड मीटिंग हो जाए तब अपॉइंट कर दो. विच एवर इज लेटर बोले वो. और इन्होंने कब अपॉइंट कर दिया? व्हेन दे अपॉइंटेड 10th of September यानी 30 सितंबर के पहले इमीडिएट बोर्ड मीटिंग हो गई. अब अगर 30 सितंबर के पहले इमीडिएट बोर्ड मीटिंग हो गई और उन्होंने 10 सितंबर को अपॉइंटमेंट कर दिया है तो इट इज अ वैलिड अपॉइंटमेंट, देयर इज नो हार्म इन इट. ओके, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि what if your answer differ if the board meeting of the company will be held on 8th November? तो क्या हम 8th नवंबर तक वेट कर सकते हैं? आपने कहा विच एवर इज लेटर, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम 8 नवंबर तक वेट कर सकते हैं? सर ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का ही बनाया हुआ है, मई 15 में ही पूछा गया था. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं नवंबर 14 में अगर मीटिंग है तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं. सभी को जवाब देना है भाई. लाइव में क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग? लेकिन क्या हमें अपने आंसर में यह लिखना पड़ेगा कि अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग एट रेगुलर इंटरवल, इफ दिस इज द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग इन नवंबर 14, ये आप वहां क्लैरिफाई करके आओगे बॉस कि नवंबर 14 तक, अरे यार उसने 30 जून 2014 को क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, और आप नवंबर 2014 तक कोई बोर्ड मीटिंग ही नहीं कर रहे हो. हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा चलो, आपने 14 नवंबर तक बोर्ड मीटिंग नहीं की, तो आपकी इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हो रही है? नवंबर 2014 में. तो क्या वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड है? तो हम बोलेंगे सब वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नवंबर 2014 में अगर आप कर रहे हो तो वैलिड है, क्योंकि वहां विच एवर इज लेटर लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द अदर कॉन्सिक्वेंसेस विच अ कंपनी इज गोइंग टू फेस ड्यू टू नॉन होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग एट रेगुलर इंटरवल. बॉस आप सीए फाइनल में हो, आपको 173, 174, 175 का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो बोर्ड मीटिंग की सेक्शंस है. अभी पढ़ाई नहीं है बट अपन ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीज देखनी ही पड़ेगी. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आप ये बताओ, मैंने जो बोला वो क्या बोला? अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग एट रेगुलर इंटरवल, appointment of Miss Sheila even on November 14 is valid because whichever is later concept is there. ये आपको वहां पर लिखकर आना पड़ेगा बॉस. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए, कल हम बात कर रहे थे रेजिडेंट डायरेक्टर की. Every company shall have at least one director who stays in India. One director who stays in India for a total period not less than 182 days during the financial
ईयर। एवरी कंपनी, जब आपने बोल दिया मेरे मालिक, तो यहां पर ऑल कंपनीज आ गई मेरे दोस्त। सारी ही कंपनियां आ गई। ओपीसी क्या, स्मॉल क्या, डॉर्मेंट क्या, सब आ गए। एवरी कंपनी shall have at least one director who stays in India for a total period of not less than 182 days during the financial year. Okay. अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। कंपनी ने रेसिडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं किया, क्योंकि कंपनी का कहना था कि रेसिडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, क्योंकि हमारे तो सारे डायरेक्टर ही इंडिया में रिसाइड करते हैं और बाहर ही नहीं गया कोई। यार एक काम करो, जरा कैमरे ऑन करना तुम्हारे सबके, मेरे को दिख ही नहीं रहा तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं। ऑन करो जरा कैमरा। हाँ, जरा मेरे को भी तो समझ में आए कि तुम पढ़ रहे हो। फेस के एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहे तुम्हारे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नोबडी वांट टू आंसर इट। हाँ भैया, मुझे ये बताओ कि मैं जो पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक कंपनी में सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिया में ही रिसाइड कर रहे हैं, दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया, वो कह रहे हैं हमने किसी डायरेक्टर को अपॉइंट ही नहीं किया कि ये रेसिडेंट डायरेक्टर है, क्योंकि रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती, वो तो होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट है। अब आपसे बोल रहे हैं कि बताओ क्या करें। तो बॉस, रेसिडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है शेल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर। आपको किसी एक डायरेक्टर को कान पकड़ के डेजिग्नेट नहीं करना है कि भाई तू रेसिडेंट है। इट्स नॉट दैट कि आप किसी डायरेक्टर को कह रहे हो कि तू रेसिडेंट है। भाई कोई जरूरत नहीं किसी को पकड़ के रेसिडेंट बनाने की। आप प्रूव कर दो कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई एक डायरेक्टर ऐसा रहा जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन not less than 182 days, not less than 182 days. एंड नाउ अब आप ध्यान रखना ये बात कि आपसे इंस्टीट्यूट 182 पे चिड़िया बिठाएगा और क्वेश्चन पूछेगा और आप वहां टॉस करते हुए नजर आओगे कि साला ये मोर देन 182 था कि लेस देन 182 था कि 182 था। तो इसने कहा नॉट लेस देन 182 डेज, यानी एटलीस्ट 182 डेज और मोर बंदे को इंडिया में रहना प्रूव करना पड़ेगा। और स्टेज लिखा है, रिसाइड्स नहीं लिखा। दोनों वर्ड अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो आप थोड़ा सा अंतर पाओगे। कंपनी लॉ है ना एक शायरी की तरह, आपको हर शब्द का मीनिंग पता होना जरूरी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो शायरी में नहीं बोलते कि घर और मकान दो अलग अलग लोग होते हैं। मकान सिर्फ एक मकान होता है, रहने वालों से घर बनता है। ऐसे भयंकर टाइप के जो शायरियां होती है ना, तो गूढ़ अर्थ होते हैं जिनके, वैसे इनका भी अर्थ अब यहां लिख रहा है स्टेज। एक होता है रिसाइड्स। रिसाइड्स वर्ड होता है मतलब मैं रेसिडेंट हूं। रेसिडेंट हूं मतलब वहां पे परमानेंस होता है। लॉ रिसाइड वर्ड कब यूज करता है और स्टेज वर्ड कब यूज करता है? स्टे मतलब ठहरा था, ठहरा था मतलब मैं घूमता हूं, और रिसाइड मतलब मैं रहता हूं।
तो यहां जो वर्ड यूज हुआ है वो स्टेज हुआ है, रिसाइड नहीं हुआ है. सो एवरी कंपनी शेल हैव at least one director who stays in India for a total period of not less than 182 days during the financial year. सर अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे, कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे. अगर आपको कहीं भी कैलेंडर ईयर दिखे तो समझ लेना आपकी किताब पुरानी है या प्रॉब्लम पुराना है. दिखेगा आपको, आप आरटीपी उठाओगे या पुराना कोई सजेस्टेड उठाओगे तो वहां आपको दिखेगा कैलेंडर ईयर. बहुत पहले जब 2013 में ये सेक्शन आई थी तो बड़ी अजीब टाइप से आई थी. आफ्टर हैविंग अमेंडमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स ये यहां है. मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये टिल टुडे अमेंडेड है. आज 6 अगस्त है, 6 अगस्त तक अमेंडेड है, तो आप उसकी टेंशन छोड़ दो. टिल टुडे अमेंडेड. इसके बाद जो लोग लेक्चर देख रहे हैं उन लोगों को अगर अमेंडमेंट आए हैं तो वो अमेंडमेंट आपको मिल जाएंगे, आप उसकी चिंता छोड़ दो नाउ. और अगले 1 साल मुझे कोई खास अमेंडमेंट अभी पाइपलाइन में दिख ही नहीं रहे ड्यू टू ऑल दिस कोरोना एंड अदर अनस्टेबिलिटी. अब तो इलेक्शन चालू हो जाएंगे तो आप भूल जाओ कि अब जनवरी फरवरी तक, अगले जनवरी फरवरी मार्च तक कोई अमेंडमेंट लाने की किसी तैयारी में पार्लियामेंट रहेगी. अभी तो हम कोरोना से तो निपट लें पहले, फिर देखेंगे कंपनी लॉ में क्या करना है. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द रिक्वायरमेंट अंडर द सबसेक्शन शैल अप्लाई proportionately at the end of the financial year in which it is incorporated. सर इनकॉर्पोरेशन से कितने दिन मैं रेसिडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करूं? सर आपको रेसिडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तो यूं भी नहीं करना है, आपको बस ये प्रूव कर रहा है कि आप क्या रेसिडेंट डायरेक्टर है. कितने बारीक बारीक ऑब्जेक्टिव बन सकते ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. मान लो उसने पूछ लिया विच ऑफ द डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड डेजिग्नेटेडली, तो आपका रेसिडेंट डायरेक्टर आ जाएगा. दूसरी बात, अच्छा एक बात और बताओ, क्या वुमन डायरेक्टर को भी एज अ टैग लाइन देके कि शी इज वुमन डायरेक्टर ऐसा अपॉइंट करना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है. सर हमने विमेन डायरेक्टर और रेसिडेंट डायरेक्टर कॉमन बना ली, कैसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट वी मे हैव विमेन डायरेक्टर एंड रेसिडेंट डायरेक्टर कॉमन? अरे बोले मैं हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ये विमेन है और ये रेसिडेंट है, तो विमेन भी हो गए रेसिडेंट भी हो गए, बाकी सब बाहर घूम रहे, घूमो कोई दिक्कत नहीं. वुमेन डायरेक्टर एंड रेसिडेंट डायरेक्टर कैन बी कॉमन. हमने कौन सा टैग लाइन लगा के बोला है कि ये विमेन डायरेक्टर और ये रेसिडेंट डायरेक्टर? डायरेक्टरों में गुण चाहिए हमको, तो ये रेसिडेंट रहा खूटा गाड़ के 182 दिन या उससे ज्यादा, और ये विमेन है, और ये दोनों एक ही हैं. थोड़ी देर बाद बोल देंगे सर ये वुमेन भी है, रेसिडेंट भी है, इंडिपेंडेंट भी है. आपने कहा था इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट भी है. हाँ तो हो सकता है ना सर, वुमेन भी हो सकती है, रेसिडेंट भी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी हो सकती है. बोले सर ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, वुमन है, इंडिपेंडेंट है और रेसिडेंट है, 4 in 1 है हमारे यहां एक लेडी. बढ़िया है, 4 in 1 है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली. सर ये हमारे यहां जो है ना एडिशनल डायरेक्टर आई थी, बट इसमें सब खूबियां हैं. एक तो ये वुमेन है, दूसरी है रेसिडेंट है, एज एन एडिशनल डायरेक्टर शी इज रेसिडेंट. तीसरा इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सारी खूबी है, इंडिपेंडेंट भी है. चलेगा ना सर, मैं का मना कर रहा हूं.
इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को वुमेन डायरेक्टर चाहिए। अब एक बहुत बारीक सी बात बता रहा हूं आपको, किसी महानुभाव ने ये नहीं बोला कि ये जो डायरेक्टर चाहिए ये होल टाइम चाहिए कि पार्ट टाइम चाहिए। ना रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में बोला कि होल टाइम चाहिए कि पार्ट टाइम चाहिए, ना विमेन डायरेक्टर के बारे में बोला कि होल टाइम चाहिए कि पार्ट टाइम चाहिए। बहुत सारे प्याज के छिलके निकाल दिए मैंने, जरा ध्यान से समझ लेना इन चीजों को। एवरी कंपनी shall have at least one director who stays in India for a total period of not less than 180 days during the financial year. Provided that in case of a newly incorporated company, the requirement under this subsection shall apply proportionately at the end of the financial year in which it is incorporated. एक मिनट, हम कब इनकॉर्पोरेट हुए? बोर्ड पर आइए, जरा चार्ट बना ले। रेसिडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर, एटलीस्ट वन डायरेक्टर, एटलीस्ट वन डायरेक्टर amongst board of director shall stays in India for more than or equal to 180 days in a financial year. अब साहब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 6 अगस्त 2020 को, incorporated on 6th August 2020. इकतीस मार्च 2021 को रेसिडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किसी भी एक डायरेक्टर को एटलीस्ट कितने दिन इंडिया में रहना दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेट करके बताओ। लाइव क्लास में बैठे हो, कैलकुलेट करके बताओ। निभा, गौरव, जो तुम अभी एग्जाम दे रहे हो, नवनीत, तुम लोग तो पहले कैलकुलेट करो बाकी तो ठीक है। आ गया क्वेश्चन तो क्या करेंगे भैया? 6 अगस्त 2020 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, 31/3/2021 के दिन रेसिडेंट रिक्वायरमेंट देखने के लिए किसी भी डायरेक्टर को, किसी एक डायरेक्टर को मिनिमम कितने दिन रेजिडेंट रहना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि उसने बोला प्रोपोर्शनेट निकालो। तो मेरे दोस्त 365 दिन में से 182 दिन तो इनकॉर्पोरेट हुई 6 अगस्त को, तो इंक्लूड करना 6 अगस्त को। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जस्ट इंक्लूड इट। 6 अगस्त इनकॉर्पोरेशन डेट से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन होते हैं? पहले वो दिन निकालो। 6 अगस्त से 31 मार्च तक डेज कैलकुलेट किए जाएं। हम इनकॉर्पोरेट हुए 6 अगस्त भी इंक्लूड करो, 31 मार्च भी इंक्लूड करो। कितने हुए? 237 हुए क्या? मेरे पास एक फिगर आ रहा है 237 का, वापस देख लो कितने हुए। गिनो। 6 अगस्त को आप इनकॉर्पोरेट हुए, तो 6 अगस्त से लेकर तो 237 डेज
237 डेज के लिए कितना, तो मुझे 365 में से 182 चाहिए, तो 237 में से कितने चाहिए बताइए। एग्जैक्ट आया कि फ्रैक्शन में आया? 118.17, तो जब एटलीस्ट लिख दिया तो 0.17 का कोई मतलब ही नहीं है, तो 119 ही जाना पड़ेगा। एटलीस्ट तो कुछ, एटलीस्ट 182 डेज है, मतलब एटलीस्ट तो रुकना ही पड़ेगा, तो 118 को मेरे को राउंड ऑफ करके जाना पड़ेगा, दैट विल बी 119 डेज। तो हम बोलेंगे 119 दिन आपको रहना पड़ेगा, 119 डेज यू हैव टू बी देयर। प्रपोर्शनेट का मतलब ये होता है, newly incorporated company, the requirement under this section shall apply proportionately at the end of the financial year in which it is incorporated. जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकॉर्पोरेटेड हुए हो, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। डेज गिनवाऊं क्या अर्चित? Look at this. What it says. In case of a newly incorporated company, the requirement under this subsection shall apply proportionately at the end of the financial year. So you have to count a period from 6th of August till 31st of March, and both inclusive. 6th अगस्त भी इंक्लूसिव है और 31st मार्च भी इंक्लूसिव है। चलो मैं गिन देता हूं। 6 अगस्त से 31 अगस्त कितने दिन हुए, इंक्लूडिंग 6th अगस्त? अगस्त के कितने दिन हुए गिनो। हो सकता है आपने गड़बड़ कर दी हो, मैंने टैली नहीं किया था। अगस्त के कितने दिन हुए? हाँ तो फिर 238 दिन होंगे ना यार, 237 क्यों होंगे? 238 डेज डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 182, कितना आया भाई? अभी कितना आया? 118 पॉइंट कि 119 पॉइंट आए? ओ कैलकुलेशन जल्दी, 238 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 182। ओ वही ठीक है, 118.67 हो गया। एग्जैक्टली आंसर तो 119 ही है, तो एक आध दिन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इस कहानी से आपको शिक्षा मिली। ओके चलिए आप पर, हाँ कैलकुलेशन में उसको अगर 237 दिख गया तो ही इज गोइंग टू कट डिडक्ट 1 मार्क। 1 मिनट, अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको एक बार और सताऊंगा, दिमाग पूरा ही खोल के रखूंगा ताकि आप सीए फाइनल कहलाओ। अब मेरी बात का जवाब देना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से। 1 जनवरी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी के रेसिडेंट डायरेक्टर को कितने दिन का लिमिट लगेगा? कुछ लोग समझ गए होंगे मेरे क्वेश्चन को। भाई साहब निपुण जी, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि 1 जनवरी 2021 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तुम मुझे बताओ कि रेसिडेंट डायरेक्टर के लिए, और उसमें यह भी लिख दिया 1 जनवरी 2021 को अपॉइंट हुए कंपनी में मिस्टर एक्स 185 दिन, एकमात्र मिस्टर एक्स ही ऐसे डायरेक्टर थे जो 185 दिन इंडिया में रिसाइड किए।
इंडिया में स्टे किए, तो क्या एक्स लिमिटेड, जिसके एक डायरेक्टर मिस्टर एक्स इंडिया में 185 डेज स्टे किए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर विद द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/1/2021, तो मैं ही बता दूं? कोई बता रहा है क्या? अगर बता रहा है तो हाथ ऊंचा कर दे, नहीं तो मैं फिर वेट नहीं करूं। बताओ, इतने सारों में से कोई तो बोलो। चलो कोई बात नहीं। मेरे प्यारे गधड़ों, अगर 1 जनवरी 2021 को ये इनकॉर्पोरेट हुई है तो इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 जाएगा, और जब ये 31 मार्च 2022 जाएगा तो यहां 182 डेज नहीं लगेगा। बावा निपट जाओगे एग्जाम में। बोले तेरे को फाइनेंशियल ईयर भी नहीं आता है क्या? आप नहीं पढ़ा है फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2022 जाएगा, उसका प्रोपोर्शनेट निकलेगा बावा। तो कितने दिन हो गए? निकालो कितने दिन हुए। 365 दिन तो हो गए। एक जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022, 365 दिन तो यही हो गए। उसके बाद 30 दिन जनवरी के ले लो, 31 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? अरे मेरे भाई 365 दिन तो आपके हो गए 2020 के, 2021 के 31 दिन, फिर 28 दिन, फिर 31 दिन। टोटल कितने हो गए बावा? 455। हाँ, अब 455 का प्रोपोर्शनेट ले ले भाई। कितने दिन आए? 227 दिन रहना पड़ेगा भाई साहब। ऐसा क्यों है कि जब सजेस्टेड में आंसर आएगा तभी हम समझेंगे? मतलब हम इतिहास से ही सीख लेंगे, इतिहास कभी नहीं बनाएंगे। ये तो बहुत ही गलत बात है। तो बहुत सिंपल बात हो गई कि आपको 227 दिन रहना पड़ेगा। ध्यान रखना, ढूंढने जाओगे ना तो भी एक क्वेश्चन नहीं मिलना रेसिडेंट डायरेक्टर पे पूरे एग्जाम में, पिछले 2013 से लेके आज तक। उसके पहले तो रेसिडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी नहीं। 2014 से लेके 2020 तक 12 एग्जाम हो चुकी है। 11 सॉरी, ना 10, 11वीं तो कैंसिल ही हो गई। 10 एग्जाम हो चुकी है। पिछले 10 एग्जाम में एक बार नहीं पूछा उसने रेसिडेंट डायरेक्टर। अब जब पूछेगा इसी पे पूछने वाला है वो, ये ध्यान रखना। ओके, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी पर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल ही नहीं है। अब ये स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी होती कौन है? ध्यान देना बेटा। स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी in respect of financial year other than first financial year from the date of its incorporation. अगर आप स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो, provided that this subsection shall apply to specified IFSC public company in respect of financial year
अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। भैया स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी को पहले साल छूट है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, इसीलिए छूट दी गई फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कि कभी कभी 227 भी मांगे जा सकते हैं फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस देने वाली जो कंपनीज हैं उनको फर्स्ट ईयर में छूट है। ओके, प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शेल अप्लाई टू स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी in respect of financial year other than first financial year from the date of its incorporation। दो अलग अलग नोटिफिकेशन हैं, दोनों एक ही बात के, स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी और स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी। क्या होती है बाद में बताऊंगा, अगला वाला जो सेक्शन लूंगा ना उसमें मैं आपको पूरा स्लाइड में मैंने बताया है आपको स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी क्या है और स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी क्या है, वो मैं ले लूंगा। नाउ अब आप बताइए कि रेसिडेंट डायरेक्टर आपका खत्म हुआ। हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टर, और डायरेक्टर के अंदर पढ़ रहे थे वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर पे अब तक कोई सवाल आया नहीं, तो मैंने ही लॉ ट्विस्ट करवा दी। क्या करें, अब लॉ 10 नहीं हो पा रहा है तो लॉ ट्विस्ट ही कर लो। चलिए, नाउ फर्स्ट डायरेक्टर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले डायरेक्टर्स किस तरह से अपॉइंट होते हैं। अब हम 149 सबसेक्शन 1, 2, 3 से बाहर निकलकर 152 पर आ गए, क्योंकि सेक्शन 149 से 4 से लेकर 13 तक अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की है, जो अपने आप में एक लेक्चर है, एक नहीं 2 लेक्चर है। इसलिए अभी 149 सबसेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहला प्रोविजो मोर देन 15 कर दो, दूसरा प्रोविजो वुमेन डायरेक्टर। 149(2) हमने पढ़ी नहीं, ट्रांजिशनल प्रोविजन था। 149(3) हमने पढ़ ली, रेजिडेंट डायरेक्टर था। 149(4) हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इसलिए हम कहां आ गए, 150(1) पे। मुझे आपसे इस सेक्शन में कुछ बातें करनी। पहले आप इस सबसेक्शन को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से, फिर मैं आपसे मिलता हूं। बहुत अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन पूछना है मेरे को आपसे। पढ़ लिया? पूछूं? चलो पूछता हूं।
where no provisions made in the articles of company for appointment of the first director. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर कौन है अगर आपने नहीं बताया, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल्स shall be deemed to be first director of the company until the directors are duly appointed, and in case of one person company, an individual being member shall be deemed to be the first director until the director or directors are duly appointed by the member in accordance with the provisions of this section. पूरा जमाना ना बस अनुवाद कर रहा है इसका, सारा इंडिया ट्रांसलेशन कर रहा है इस सेक्शन का। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से पूछना चाहता हूं कि इस सबसेक्शन 1 का मतलब क्या है। तुम कह रहे हो जब तुमने एओए के अंदर कोई प्रोविजन नहीं किया तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होंगे और जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंडिविजुअल्स होंगे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम तो बॉडी कॉर्पोरेटिव भी बन सकती ना, पर मैं कह रहा हूं जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इंडिविजुअल होंगे वो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, ऐसे ये कह रहे हैं। ओ भाई साहब, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की सबसे पहली स्टेप क्या होती है आप तो ये बताओ। नेम अप्रूवल। ओके, और कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद नेम अप्रूव हो क्या आ गया। नेम अप्रूव होने के बाद आपको स्पाइस 32 फॉर्म डालना पड़ेगा। जब आप इनकॉर्पोरेशन करने के लिए स्पाइस 32 डालोगे तो उसके साथ अटैचमेंट में आपको फॉर्म डालने पड़ेंगे। देयर आर सो मेनी फॉर्म्स, और उन फॉर्म्स के अंदर साफ लिखा हुआ है, नाम डालो फर्स्ट डायरेक्टर कौन है और उनके डिन नंबर। अब जब तुमने डिन डलवा लिया और नाम डलवा लिया तो तुम्हारे तो डायरेक्टर पहले डिसाइडेड है, उसमें सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को मानने की क्या जरूरत है। वो बंदा लिख के दे रहा ना बाबा, जाके देख लो स्पाइस 32 फॉर्म, उसके साथ लगने वाले जो अटैचमेंट फॉर्म है INC 29 जो भी है। पॉसिबल ही नहीं दादा। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले आदमी का पैन नंबर लाओ। पैन नंबर क्यों लाओ? क्योंकि पैन नंबर लाओगे तो डील नंबर आएगा, और तो डील नंबर क्यों लाओ, और बिना डील नंबर के स्पाइस 32 जाएगा कैसे। तो बाबा कंपनी इनकॉर्पोरेट करने कोई हमारे ऑफिस में आएगा तो सबसे पहले हम उससे क्या बोलेंगे, तेरा पैन नंबर है, आधार है? नहीं है तो पहले पैन और आधार बनवा, क्या कंपनी तो बाद में इनकॉर्पोरेट होगी दादा। नेम अप्रूवल करवा देते तेरा। अब नेम अप्रूवल भी अपने पास तो अलग अलग तरीके से होता है। आजकल तो रन फॉर्म आ गया नेम अप्रूवल का, 20 दिन तक नाम अटका के रख लो। नेम अप्रूव करवा लो स्पाइस 32। आप नेम अप्रूव 2 तरीके से करवा सकते हो, रन फॉर्म के थ्रू भी करवा सकते हो और स्पाइस 32 के तरह से भी करवा सकते हो। स्पाइस 32 में नेम भी अप्रूव हो जाएगा, सब हो जाएगा, एक ही साथ सारा काम हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो। अब वो जो स्पाइस 32 फॉर्म है दादा, उसके अंदर तो लिखना पड़ता है फर्स्ट डायरेक्टर कौन, डीन कौन, और ये सेक्शन देखो तो क्या बोल रही, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को मान लेंगे कि दे आर द फर्स्ट डायरेक्टर। अरे भैया सब कहने की बातें हैं। अब वो क्या बोलते हैं मालूम, एओए में नहीं लिखा है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, और तो ड्राफ्ट एओए तो बनाना ही पड़ेगा।
ड्राफ्ट एओए में नाम डाल, चल ड्राफ्ट एओए में नाम नहीं डाला तो वो ड्राफ्ट एओए जिसके साथ अटैच करके भेज रहा है, फॉर्म अपलोड कर रहा है तू, उस पे कर। सर मतलब आप क्या कहना चाहते हो एक बारे में बता दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन, तो कह देना या तो एओए में डिफाइंड है वो, या फिर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को मानेंगे। एकेडमिकली तो अब मैं क्या बोलूं, अब मैं इसको कमेंट तो नहीं कर सकता है बैठ के। एकेडमिकली तो आज भी ये वही है कि फर्स्ट डायरेक्टर का नाम एओए में लिख दो, एओए में फर्स्ट डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो जो भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है और इंडिविजुअल्स है वो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कहलाएंगे जब तक कि, और वो डायरेक्टर कब तक डायरेक्टर रहेंगे, जब तक कि डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। साला ये ड्यूली अपॉइंटेड क्या है सर? ड्यूली अपॉइंटेड वर्ड आपको अभी समझ में आएगा। ड्यूली अपॉइंटेड मीन्स, ड्यूली अपॉइंटमेंट मीन्स ये सेक्शन 152(2) इसको कहते हैं ड्यूली अपॉइंटमेंट। Save as otherwise expressly provided in this act, every director, भाई साहब एवरी वर्ड पे ध्यान देना, शेल पे ध्यान देना, बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग पे भयंकर ध्यान देना। कसम खा लो जब तक कोई सेक्शन ये नहीं बोलेगी दैट इस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, तब तक कसम खा लेना कि अपॉइंटमेंट तो जनरल मीटिंग में ही होगा। कसम खा लो हर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहां होगा, जनरल मीटिंग में ही होगा, चाहे जीएम में हो चाहे ईजीएम में हो, लेकिन होगा जनरल मीटिंग में। सर एक्ट ने बोला है कि बोर्ड करेगा, एक्ट बोले तो बोर्ड करेगा। सर एक्ट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, हो तो एक्ट बोल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जिस सेक्शन में एक्ट ने बोला कि ये अपॉइंट करेंगे तो वो अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसी सेक्शन में ये नहीं बोला कि कौन अपॉइंट करेंगे तो सिर्फ कौन अपॉइंट करेगी, जनरल मीटिंग। सो रूटीनली जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो सिर्फ जनरल मीटिंग में होता है। कान खोल के अपने दिमाग का ढक्कन खोल के बात डाल के बंद कर दो कि भैया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग के अलावा कोई खा नहीं कर सकता, जब तक कि एजीएम में, जब तक कि एक्ट ने किसी सेक्शन में स्पेसिफाई किया हो। 100% शेयर होल्डर ने मिलकर रेजोल्यूशन पास कर दिया कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट आज के बाद जो भी करेंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे। अरे हेलो, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। 100% शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर दिया कि आज के बाद कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करेंगे। नया डायरेक्टर कौन, पुराना डायरेक्टर कौन, दे दी उनको अथॉरिटी हमने। कहां से दे दी अथॉरिटी, कैसे दे दी अथॉरिटी? एक्ट ने एक्सप्रेसली कहीं प्रोवाइड किया है क्या? ऐसा नहीं किया है। अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाएगा ये, और अल्ट्रा वायरस एक्ट हो जाएगा भयंकर वाला। पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसा कुछ करोगे, नॉट एट ऑल पॉसिबल, भूल जाओ। ओके, अगला क्वेश्चन, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एवरी डायरेक्टर, एवरी मतलब एवरी, shall be appointed by company in general meeting। जनरल मीटिंग चाहिए,
उसके बिना डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा. दैट इज ओनली यूजुअल वे ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, द ओनली यूजुअल वे. अगला क्वेश्चन, मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ने कर दिया. क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं? ओ हेलो, ओ मैंने कुछ पूछा, कोई तो जवाब दे. पेन ड्राइव पे पढ़ने वालों, कितनी मजबूरी है तुम्हारी बताओ. लाइव पढ़ना. साला टीचर को आगे नहीं बढ़ा सकते, टीचर को 1x 2x 3x पे नहीं ले जा सकते, और साला टीचर जो पूछे वो बताना भी पड़ता है, और साला सुबह 7 बजे आके 7:15 बजे आके चिल्लाना चालू कर देता है. वो म्यूट भी नहीं कर सकते उसको, वो बोल देता है कि दिखाओ, चेहरे भी दिखाओ. तो बेटा पढ़ाई तो ऐसे ही होती है. गुरु और शिष्य तो फेस टू फेस ही पढ़ सकते हैं. मैं तो आज तक भरोसा नहीं करता कि पेन ड्राइव से कुछ होता है. वो पेन ड्राइव से शुरू के 1 महीने बढ़िया होता है, उसके बाद तो तुम टीचर को बिल्कुल ऐसे बैठते जैसे मुजरा देख रहा हो आदमी. है टीचर नाच 4 पे चलाओ इसको, भागा भागा के चल रहा बेचारा टीचर. बोले टीचर अगली सेक्शन पढ़ा, टीचर तू बोर कर रहा है, ये वाली सेक्शन हटा, दूसरी लगा. ये समझ क्या करो यार तुम हमारे साथ. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको मेरी बात बतानी पड़ेगी. अब जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या करूं? टेल मी, कैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर? ये मैनेजिंग डायरेक्टर तुमको पढ़ाई थी ना मैंने. ए बावलों, एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने YouTube पे अपना कोई लेक्चर डाल रखा है. उन्होंने अपने लेक्चर में यह कहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसका अपॉइंटमेंट बोर्ड कर सकता है. भाई साहब, बोर्ड अपॉइंटमेंट नहीं करता मैनेजिंग डायरेक्टर का. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑलरेडी एक डायरेक्टर होता है, ड्यूली अपॉइंटेड, जिसे बाय वर्च्यू ऑफ एओए या रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स द डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग बाय, उसे पावर दिए जाते हैं. वो डायरेक्टर तो पहले से होता है भाई साहब. वो मैनेजमेंट के पावर एओए से लेता है, मैनेजमेंट के पावर एग्रीमेंट से लेता है, मैनेजमेंट के पावर रिजोल्यूशन बाय जनरल मीटिंग से लेता है, या मैनेजमेंट के पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेता है. डायरेक्टर तो वो पहले से लेता है. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? Managing director means a director who by virtue of AOA, agreement, resolution, general meeting, a board is interested. He is entrusted with the responsibility by above 4 ways. He is not appointed by board. He is not appointed by AOA. जिस दिन ये क्वेश्चन पूछ लिया ना इंस्टीट्यूट ने, 90% स्टूडेंट गलत लिख के आएंगे, क्योंकि फ्री में जो यूट्यूब से पढ़ते हैं उनके यही हाल होते हैं, और होना भी चाहिए. कोई सेंसर तो है नहीं. टीचर ने अपने पीछे लगा लिया नंबर 1 टीचर, तो सबने कहा यार ये नंबर 1 है, इसने अपने आप को नंबर 1 बोला. और वो नंबर 1 टीचर पढ़ा रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ही इज द ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर हु कैन बी अपॉइंटेड, ओनली डायरेक्टर. चिल्लाए मत, पहले पढ़ ले, उसके बाद चिल्लाना. चिल्ला के पढ़ाने से, सही पढ़ाना है
मैं नहीं मानता। भाई साहब देखो तो सही यार, देखो यार, समझो यार। वो बोल रहा मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर, मतलब साला डायरेक्टर तो पहले ही है, उसको पावर बाद में दे रहे अपन। बहुत क्लियरली समझ लेना बॉस, फालतू चीजें पढ़ना बंद करो। कुछ तो भी पढ़ा रहे और कुछ तो भी पढ़ रहे हैं। 2 दिन हुए नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट में नंबर 1 टीचर हो गए। क्यों फेल करा रहे यार बच्चों को, परेशान कर रखा बिल्कुल। तो सर क्लियर कर लेना मेरी बात यहां पे कि डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंटेड करने का है अपने को, और ड्यूली अपॉइंटेड करने का मतलब ड्यूली अपॉइंटेड ही करने का है। कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है जिसे बोर्ड अपॉइंट कर दे, एक्सेप्ट कैजुअल वैकेंसी होगी तब, या कुछ और जगह मैं बताऊंगा तब। इसलिए हमेशा बिल्कुल धक्कन लगा लो दिमाग में बंद करके कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में ही होगा, काम खत्म। मैं बोलूंगा एडिशनल, देखो एक्ट में लिखा है। मैं बोलूंगा नॉमिनी, मैं बोलूंगा देखो एक्ट में लिखा है। मैं बोलूंगा अल्टरनेट, मैं कहता देखो एक्ट में लिखा है। कैजुअल वैकेंसी एक्ट में लिखा है। एक्ट ने लिखा क्या, हाँ तो वैसे कर लो। एक्ट ने नहीं लिखा, हाँ तो जनरल मीटिंग करो, काम खत्म। ओके। No person shall be appointed as director of the company unless he has been allotted a DIN under 154. हाँ ठीक है, DIN देखेंगे तब बता दूंगा। वैसे ही मैंने तुमको स्पाइस 32 बढ़ने से पहले ही बोल दिया कि तुमको क्या चाहिए, DIN। तो वो तो ये सेक्शन क्या बोलेगी, इनका फॉर्म बोलता है कि पहले DIN ले फिर डायरेक्टर बनना। ओके। जो भी बंदा प्रपोज्ड है अपॉइंट होने के लिए एज अ डायरेक्टर बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग और अदरवाइज शेल फर्निश हिज डिन, ओके, एंड अ डिक्लेरेशन दैट इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट। उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कंपनी को। हाँ, आरओसी को मत फाइल कर देना डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन आरओसी को मत दे देना, वो डिक्लेरेशन कंपनी को देना है। वो कंपनी करेगी जो करना है। अ पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर शेल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज कंसेंट। इन दोनों बातों पे अपन कल बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करनी है इनकी, और 2 एग्जम्पशंस भी हैं। विल टॉक लेटर ऑन इन डिटेल टुमारो। टिल देन, हाँ संडे को भी क्लास है भैया, जब तक मना नहीं करूं तब तक रोज क्लास। निपुण संडे को भी क्लास लूंगा। अभी का संडे का मंडे। चलो।